हिंदी सीखने वालों और हिंदी से प्रेम करने वालों का आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं कि हम हिंदी विषय के साथ हिंदी को किस तरह से बोलें, किस तरह से दूसरों के सामने प्रस्तुत करें। इस विषय के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूं। हम सभी जानते हैं कि भाषा का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। जो हमारा बाहरी आवरण है ये कुछ हद तक तो लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन जैसे ही हम बोलना शुरू करते हैं तो हमारा बाहरी आवरण कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है और हमारी वाणी कैसी है, हम किस तरह से अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रस्तुत कर पाते हैं, ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। हमें कहीं साक्षात्कार के लिए जाना हो, दूसरों से बात करनी हो, तो वहां पर भाषा ही हमारे काम आती है। तो कितने सुंदर ढंग से, कितनी अच्छी तरह से हम अपने भावों को प्रकट कर पाते हैं और कैसी भाषा में प्रकट कर पाते हैं, हमारा उच्चारण कैसा है, ये सभी की सारी बातें जो हैं वो निर्भर करती हैं। तो इसलिए हिंदी के विषय में यहाँ तक बात करें तो हिंदी का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। हम जानते हैं कि भारत की राजभाषा हिंदी है, यह राष्ट्रभाषा भी है और संपर्क भाषा भी है। तो लेकिन हम ये भी देखते हैं कि एक हिंदी विशाल क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन अलग अलग क्षेत्र के जो लोग हिंदी बोलते हैं उनमें उनकी मातृभाषा का प्रभाव सामने देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कश्मीरी अगर हिंदी बोलता है तो उसके बोलने के ढंग से पता चल जाता है कि ये कहाँ का रहने वाला है। एक डोगरा अगर हिंदी बोलता है, एक पंजाबी हिंदी बोलता है, एक हरियाणवी हिंदी बोलता है, कोई बिहार का व्यक्ति हिंदी बोलता है, बंगाल का व्यक्ति हिंदी बोलता है या दक्षिण भारतीय हिंदी बोलता है, तो हम स्पष्ट हमें ये झलकता है कि उसकी अपनी मातृभाषा का प्रभाव हिंदी पर दिखाई दे जाता है। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि जो मातृभाषा हम सीखते हैं वो हम सहज प्रवृत्ति के द्वारा सीखते हैं। जब बच्चा घुटनों के बल चलना सीख रहा होता है तभी से वो मातृभाषा सीखना आरंभ कर देता है और मातृभाषा की ध्वनियों का उसके ऊपर जन्म सिद्ध अधिकार होता है, वो सहज रूप से उन ध्वनियों को सीखता चला जाता है। लेकिन जब हमें मातृत्व भाषा को सीखना हो तो उस समय उसकी ध्वनियों को हमें एक तरह से प्रयास पूर्वक सीखना पड़ता है। तो अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी भाषा वो अधूरी रह जाती है और कहीं ना कहीं हमारी मातृभाषा के ऊपर जो मातृत्व भाषा या हिंदी भाषा उस पर मातृभाषा का प्रभाव देखने को हमें मिलता है। एक और बात जो मैं आपके साथ करना चाहता हूं वो ये है कि हम देखते हैं कि जब हम हिंदी सीखना आरंभ करते हैं बचपन में, स्कूल में जाने के पश्चात, तो हम उस समय वर्णमाला को सीखते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं वर्णमाला कहीं ना कहीं पीछे छूटती चली जाती है। एक 6-7 का बच्चा, 10th का बच्चा ले लें, वो इंग्लिश की वर्णमाला तो लिख लेगा, लेकिन अगर उसे हिंदी की वर्णमाला लिखने के लिए कहा जाए तो कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाता है, वो पूरी की पूरी वर्णमाला ढंग से नहीं लिख पाता। और इस तरह से कई हमारे, जब हमने वर्णमाला सीखी थी, कई हमारे जो शंकाएं थी वो हमारे मन में रह गई होंगी। तो कई ऐसे वर्ण भी होंगे जो हमने वर्णमाला में नहीं देखे होंगे लेकिन हमारे लिखने पढ़ने में वो प्रयोग में आते हैं। तो ये सारी की सारी वर्णमाला किस तरह से कार्य व्यवहार करती है, मैं आज के आपके साथ उसी विषय पर चर्चा करूंगा। जहां तक वर्णमाला का प्रश्न है तो सबसे पहले हिंदी की वर्णमाला की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं स्वर। हिंदी की जो वर्णमाला के स्वर है वो इस तरह से हैं: अ, आ, इ, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ और आओ। ये कुल मिलाकर 11 स्वर हमें माने जाते हैं। अब जहां तक स्वरों का प्रश्न है, इनके बहुत विस्तार से मैं चर्चा आने वाले जो मेरी प्रस्तुतियां होंगी मैं उनमें करूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि हम जो बचपन में पढ़ा करते थे तो अंग और आह वो भी स्वरों में रखे जाते थे। उनको स्वरों में से क्यों निकाल दिया गया? आज की तिथि में ये अयोग वाह में रखे जाते हैं। इनको अयोग वाह क्यों कहा जाता है, इस पर भी मैं परिचर्चा करूंगा। इसके साथ साथ हमने ये देखा था कि संस्कृतज्ञ जो लोग हैं वो जानते होंगे री के साथ एक बड़ी री भी स्वरों में रखी जाती थी, लेकिन हिंदी वर्णमाला में से उसे निकाल दिया गया है। इसके साथ साथ संस्कृतज्ञ ये भी जानते होंगे कि री भी एक स्वर होता है संस्कृत में, लेकिन उसको भी हमने यहाँ से निकाल दिया गया है। और जो एक मानक वर्णमाला हमारी है उसके अंतर्गत जो स्वर हैं
उसमें ये 11 स्वर आज की तिथि में हम मानते हैं, 13 नहीं या उससे अधिक कम नहीं। तो हम 11 स्वर जो हैं वो हिंदी वर्णमाला के मानते हैं। इसके बाद आते हैं व्यंजन। व्यंजन जो है व्यंजन में हम देखते हैं कि कई तरह के अभी भी हमें लगता है कि कुछ ना कुछ छूट रहा है, तो कुछ ना कुछ शंकाएं हमारे मन में रहती हैं, तो उन्हीं सभी शंकाओं को मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। तो जो हमारे व्यंजन है वो है क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ख, स, ह। तो ये वर्णमाला, लेकिन ये वर्णमाला में स्वर सहित है, लेकिन जब हम व्यंजनों को लिखेंगे तो इस तरह से एक हलंत डाल देंगे नीचे। इस हलंत से यह तात्पर्य होता है कि इसमें इस समय स्वर नहीं है, और हम सभी जानते हैं कि बिना स्वरों की सहायता के व्यंजन नहीं बोले जा सकते। आगे या पीछे स्वर होने चाहिए, तभी ये व्यंजन बोले जा सकते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं हलंत वर्ण, या इसमें स्वर अभी समाहित नहीं हुआ है। तो इनकी अगर गिनती करें तो ये लगभग 33 व्यंजन आते हैं। अभी आप में से बहुत से प्रश्न कर सकते हैं, मैंने ये क्ष, त्र, ज्ञ और ये श्र नहीं डाला इसके बीच में। ये क्यों नहीं डाला? इसके पीछे कारण यह है कि ये संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण किस तरह से क्या क्या मिलाकर ये बने हैं, इसकी परिचर्चा मैं फिर बाद में करूंगा। तो ये इस तरह से ये व्यंजन हमारे सामने आते हैं। इसके साथ साथ कुछ व्यंजन ऐसे भी हैं जो वर्णमाला में तो नहीं है, लेकिन हम उनका प्रयोग अपनी भाषा में लिखने में, पढ़ने में, बोलने में करते हैं। जैसे ड़ और ऋढ़, वह गिर पड़ा, वह पढ़ता है। ये ड़ और ये ढ़ ये वर्णमाला में कहीं नहीं आते, लेकिन इनका प्रयोग हम बोलने में, लिखने में करते हैं। तो ये ध्वनि जो चिन्ह है ये भी वर्णमाला के अंतर्गत प्रयोग में लाए जाते हैं। ये दो और बढ़ गए। इसके साथ साथ कुछ ऐसी ध्वनियां हैं जो आगत ध्वनियां हैं, जिनको जो विदेशी शब्द हमारे पास आए, अगर हमें उनको बोलना पड़े तो उनके लिए हमारे पास जो थे ध्वनि चिन्ह नहीं थे। जैसे ज और फ, जल, जरा सा। ये जो ज ध्वनि थी इसके लिए ध्वनि चिन्ह हमारे पास नहीं था, और वो जो विदेशी शब्द आए हमारे पास उनको बोलने के लिए हमें ये बिंदी नीचे लगानी पड़ी, और इसके साथ ये फ के नीचे ये ध्वनि भी लगानी पड़ी। इसके साथ एक और ध्वनि चिन्ह है हमारा, जैसे हम लिखते हैं डॉक्टर, ये चंद्र सा ऊपर डालते हैं। ये ना आ है ना ओ है, ये बीच की ध्वनि है डॉक्टर। तो जो विदेशी शब्द हमने ग्रहित कर लिए उनको लिखने के लिए हमें कहीं ना कहीं इसकी आवश्यकता होती है, तो इसका प्रयोग भी हम करते हैं। अब देखें, जब हम वर्णों की बात करते हैं तो इनको वर्णों में बांटा गया है। जैसे ये है कवर्ग, ये है चवर्ग, ये है टवर्ग, ये है तवर्ग और ये है पवर्ग।
इनका ये नामकरण किस लिए किया गया, यानी ये क से आरंभ होता है इसलिए ये क वर्ग है, ये च से आरंभ होता है इसलिए ये च वर्ग है, ये ट से आरंभ होता है इसलिए ये ट वर्ग है, ये त से आरंभ होता है इसलिए ये त वर्ग है, और ये प से आरंभ होता है इसलिए ये प वर्ग है। तो आप अगर इसको याद रखें, क च ट त प, क च ट त प, ये याद रखें तो आप पूरी की पूरी वर्णमाला जो 25 वर्ण है इनको आप एक क्रम से याद रख पाएंगे। इसके बाद उच्चारण की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो हिंदी वर्णमाला को बड़े वैज्ञानिक ढंग से गढ़ा गया है। तो फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं जैसे इनके उच्चारण स्थान की। अगर ये कंठ है और ये हमारी जिह्वा है अगर, तो हम देखते हैं जो कवर्ग है इसका पूरा का पूरा जो कंठ का स्थान है, जिह्वा का स्थान, जो कहीं ना कहीं कंठ के साथ टच करता है। आप करके देख लें, और ये सारे के सारे क ख ग घ ङ, इन सभी का उच्चारण स्थान एक ही है। हम कहीं ना कहीं जो ङ है इसको बोलने में त्रुटि करते हैं, हम ऐसे बोल देते हैं क ख ग घ न, खाली इसको न, इसको भी न, ये न इनका उच्चारण नहीं है, इनका उच्चारण वही उच्चारण स्थान है जो पूरे कवर्ग का है। कवर्ग का क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। तो इनको हम कहते हैं कंठ। इनको कहते हैं तालव्य। क्यों? क्योंकि जिह्वा का स्थान तालु के साथ जाकर ये टकराता है। तो इसलिए आप देखेंगे कवर्ग बोलते हुए जिह्वा का बिल्कुल नीचे का भाग कंठ से टकराता है, जब चवर्ग बोलते हैं तो थोड़ा सा ऊपर का भाग तालु के साथ टकराता है। इनको कहते हैं मूर्धन्य। मूर्धा, जिह्वा का अगला भाग मूर्धा के साथ, यानी कि आप देखते हो कि दांत के पीछे एक रेखा है, उसके पिछले भाग में बिल्कुल साथ में उसके हमारी जिह्वा जो है वो टकराती है, तो मूर्धन्य इसको कहा जाता है। तवर्ग में इनको कहा जाता है दंतय। हमारी जिह्वा जो है आप देखेंगे कि इस पूरे के पूरे वर्ग में दांत के साथ त थ द ध न में इसमें, और पवर्ग जो है वो है ओष्ठ है। उसके बाद हम देखते हैं जब पवर्ग बोलते हैं हम प फ ब भ, ओठों का इसमें दोनों आपस में मिलते हैं तो ये उच्चारित होते हैं। उसके बाद य और ल को अंतस्थ कहा जाता है। इनको अंतस्थ क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक कारण है। जब मैं इन वर्णों की पूरी चर्चा करूंगा तो उस समय अंतस्थ इनको क्यों कहा जाता है इस पर हम बात करेंगे। और ये जो अंतिम है इनको कहा जाता है ऊष्म। तो ये जो हमारा पूरी की पूरी वर्णमाला है जो बड़े वैज्ञानिक ढंग से गढ़ी गई है। जिह्वा के पिछले भाग से शुरू होकर धीरे धीरे जिह्वा जो आगे आती है ओठों तक पहुंचती है, उसके बाद ये दो जो है अंतस्थ वर्ण हमारे पास आते हैं। क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं उनके उच्चारण स्थान की, तो मैं थोड़ी सी चर्चा और भी आपके साथ कर देना चाहता हूं। इनका जो पहला, तीसरा और पांचवा, इनको कहते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण। और दूसरा और चौथा इनको कहते हैं महाप्राण। इनको अल्प प्राण और महाप्राण किस लिए कहते हैं, जब मैं व्यंजनों की चर्चा करूंगा वहां जाकर स्पष्ट करूंगा, लेकिन अभी आपके लिए पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण प्रत्येक वर्ग का जो है वो अल्प प्राण है, और दूसरा और चौथा जो वर्ण है वो महाप्राण है। तो जितना कुछ हमने अभी तक देखा, हमने ये देखा कि हमारे जो वर्ण विचार के अंतर्गत स्वर हमारे 11 हैं, 25 जो हैं, ये जो 5 वर्ग हैं इनको हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। जो स्पर्श व्यंजन है
इनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है और इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इस तरह से ये सारी की सारी जो वर्णमाला है हमारे सामने आती है। तो अगर हम इसको इस तरह से देखें, वर्ण सबसे पहले आ गया स्वर, ये आगे दो हो जाते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। उसके बाद हमारे आते हैं व्यंजन, ये आगे जाकर स्पर्श, उसके बाद अंतस्थ, उसके बाद ऊष्म, उसके बाद कुछ आगत हैं और उसके बाद संयुक्त हैं। स्पर्श में हमने देखा कि कवर्ग क से लेकर म तक ये 25 वर्ण आते हैं हमारे। ह्रस्व में 4 स्वर आते हैं, दीर्घ में 7 स्वर आते हैं, 11 स्वर ये है। अंतस्थ में य, र, ल और व ये 4 आते हैं। ऊष्म में श, श, स और ह आते हैं। आगत की ध्वनियों में मैंने जैसे आपसे कहा कि जैसे ज है या फ है, या ये जो हमने ऊपर ये डॉक्टर, ये ध्वनियां जो हैं इसकी श्रेणी में आते हैं। और संयुक्त में हम लेते हैं क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये 4 वर्ण जो है हमारे उसमें आ जाते हैं संयुक्त वर्णों में। तो ये थी वर्णमाला के विषय में साधारण सी जानकारी। तो इसके विषय में अभी जैसे स्वर हैं, ह्रस्व हैं, तो ह्रस्व को मूल स्वर भी कहा जाता है। जैसे ह्रस्व स्वर क्यों हैं, दीर्घ हैं तो दीर्घ स्वर कैसे बन जाते हैं। इसी तरह अलग अलग व्यंजन जैसे स्पर्श है उनका उच्चारण किस तरह से होता है, उनके विषय में चर्चा करेंगे। अंतस्थ को अंतस्थ क्यों कहा जाता है, इसके विषय में आगे आने वाले एपिसोड जितने भी होंगे उनमें हम चर्चा करेंगे। ऊष्म बढ़ाव की मात्रा है, ऊष्म में चर्चा करेंगे। तो आगत, इनके विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। संयुक्त स्वर, इसके साथ साथ बहुत सी चीजें हैं जैसे अनुस्वार और अनुनासिका में क्या अंतर है, अयोगवाह क्या होते हैं, जब हम संयुक्त वर्ण लिखते हैं तो उनका लिखने का विधान क्या है। ये बहुत से ऐसे प्रश्न हैं हिंदी के भीतर जिनके विषय में मैं आने वाले समय में चर्चा करूंगा। आज का जो मेरा विषय था वो था वर्ण विचार। बिल्कुल एक बेसिक चीज जो मैं आपको देना चाहता था इस एपिसोड के माध्यम से, इस प्रस्तुति के माध्यम से, वो मैंने कोशिश की है देने की। और आने वाले समय में वर्णों के ऊपर ही विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसके ऊपर हमें काफी समय लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। तो मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नमस्कार।